अमरीका ईरान मुआहदे का मुसव्वदा तकमील के मरहले में, अगला दौर ईद के बाद पाकिस्तान में होने का इम्कान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा अहम दौरा, ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात, आम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का जल्द इम्कान। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ पर वजाहती पैगामात का तबादला जारी है। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। जब तक मुआहिदा नहीं होता कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। अमरीका जिन ईरानी रहनुमाओं से राब्ते में है वो माकूल लोग हैं। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। साथ धमकी भी दी कि अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमरीका दोबारा हमला कर सकता है। ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से फोन पर बातचीत से भी आगाह किया। कहा कि उनकी तुर्क सदर से फोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई है। पिंकी के बैंक अकाउंट्स की अहम दस्तावेजात आ गई। रकम मुंतकिल करने वाले बासर अफराद के चौंका देने वाले नाम। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 6 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 2,94,67,000 रुपए मुंतकिल किए गए। कोकेन डीलर पिंकी का नाम कौमी असेंबली भी पहुंच गया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि खातून की वीडियो सामने आने के बाद मेरी किरदार कुशी की जा रही है और मुसलसल फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि एक और क्लिप में पिंकी पर दबाव डालकर मेरा नाम लेने की बात सामने आई, लेकिन मेरा मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी जेब पर पड़ रही है भारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारी अच्छी कीमत के मुंतज़िर। खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। के इलेक्ट्रिक की ईद उल अज़हा के दौरान हिफाजती तदाबीर अपनाने की अपील। कहा, जानवरों को बिजली के खंभों या दीगर बरक़ी तनसीबात के करीब ना बांधें। बरक़ी तनसीबात को हिफाजती मेयारात के मुताबिक नस्ब करें। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और अब बकरीद करीब आते ही लोग जो हैं वो मज़ीद ख़रीदारी के लिए निकल पड़ रहे हैं। लेकिन महंगाई उनके साथ क्या रवैया रवा रख रही है, आगे चल के तो हम बात करेंगे। आज का दिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए अच्छा हो और एक उम्मीद भरा हो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी हाँ, और कल हमारी एक उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। अब तो क्रिकेट के हवाले से हम क्या ही बात कर लें। वो कहते थे ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्रिकेट की दुनिया तो हमारी पूरी तरीके से उजड़ चुकी है। हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच की नहीं, बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज़ की। प्रोग्राम का जब हमने आगाज़ किया था तो पाकिस्तान को 121 रन दरकार थे, 3 विकेट उसकी बाकी थी। और जैसे जैसे हम प्रोग्राम आगे बढ़ाते गए, पाकिस्तान को रन्स कम से कम जो है वो चेस करने पड़ रहे थे। तो हमें खुशी हो रही थी कि चलिए हम ये टेस्ट मैच तो जीते, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। और अगर क्रिकेट पंडित से पूछें तो ये खेल बस 3 ही अच्छी गेंदों का था और वही हुआ। अब आगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ है, उसमें भी बहुत ही कुछ धचके वाली खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। कौन कौन से बड़े नाम इस सीरीज़ में नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए, और क्या ऑस्ट्रेलिया इस बार अपनी पक्की साइड भेज रही है या फिर वही ढाक के 3 पात सी टीम भेजेगी, इस पर हम आगे चल के मजीद बात करेंगे। एक और अहम खबर शामिल कर लेते हैं। गजा के लिए जाने वाले इमदादी काफिले यानी स्मूथ फ्लोटिला के हिरासत में लिए गए कारकुनान के साथ इसराइल ने एक बार फिर नारवा सलूक रखा है। ये इमदादी फ्लोटिला गजा के महसूर और मुतासरा शहरों के लिए खुराक और तिब्बी सामान लेकर जा रहा था, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों में कई फ्लोटिलाज जो हैं उनको कोशिश की गई है कि वो किसी न किसी तरीके से उस सिसकती तड़पती बिलकती इंसानियत के लिए कुछ दवा, कुछ खुराक, कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाएं कि जिनसे उनकी दादरसी हो सके, उनकी दर्द में कोई कमी आ सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ना सिर्फ ये कि इस फ्लोटिला के जितने भी कारिंदे थे उन्हें हिरासत में लिया गया, बल्कि इनके साथ हद तक आमेज सलूक रखा गया। और इसमें और कोई नहीं बल्कि नेतन्याहू के पाले हुए एक बेन गुवेर नामी शख्स जो है, जो कि वहाँ का वज़ीर है, वो इसमें पेश है।
और उसने क्या कुछ रवैया रवा, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान हमेशा से इस फ्लोटिला में बढ़ चढ़ के साथ रहा है, चाहे वो हमारे साफ़ी बरादरी हो या फिर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो हों। तो 7 एधी इस बार शरीक थे, उनकी वीडियोस सरफेस हुई। क्या हुआ इस बार के फ्लोटिला की जर्नी में, इस हवाले से उस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के। वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये गर्दन में सरिया इसराइल के एक ना एक दिन उतरेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फैंटास्टिक टी पी के अगलों का गर्दन से सरिया निकाला था। तो जब इतना अच्छा मशरूब है हमारा, इसको मशरूब मशरिक कहा जाता है, वही चाय का आलमी दिन भी मनाया जाता है। चाय की बात हो ही रही है, जैसे मैंने कहा कि वो मशहूर जुमला टी इज़ फैंटास्टिक। वो लम्हा जब भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में था और उन्हें एक चाय दिया गया और उनसे पूछा गया भाई पाकिस्तानी चाय कैसी है, उन्होंने कहा भाई टी तो फैंटास्टिक है, लेकिन जब बिल आया उसका तो वो बिल बड़ा महंगा था उनके लिए। 2-3 तैयारे जब गिर जाएं तो बिल तो महंगा हो ही जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं है, चाय बर्र-ए-सग़ीर की सकाफ़त है, मेहमान नवाजी है, रोज़मर्रा ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है कि जहाँ थके हारे लोग रात में बैठते हैं और दिन भर की थकान उस एक कप चाय पे गुजार देते हैं। चाय लेकिन कितनी पीनी चाहिए और पाकिस्तानी कितनी चाय पी जाते हैं, एक साल में इस पे भी बात करेंगे चल के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉप स्टोरी एंड दैट इज़ जो मशरिक़ वस्ता में हालात बन रही है और उससे वर्ल्ड पावर्स किस तरीके से अलाइन और डिसअलाइन हो रही हैं। आप सबको पता है कि बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। उसने आलमी सियासत में एक नई बहस तो छेड़ दी है। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में फौरी मुकम्मल जंगबंदी पर जोर तो दिया है, साथ ही अमरीका की तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है और ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भाई आप देख लें, आप हमसे डील कर लें, वरना हम आपके साथ वो करेंगे जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से करने की। बट द बिग न्यूज़ इज़ के पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक ही हफ्ते में दूसरी बार ईरान पहुंचे हैं। वहां एक बार फिर उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। न सिर्फ मसूद पेज़ेश्कियान बल्कि IRGC के कमांडर से मुलाकात की है, मुख्तलिफ अहम मुलाकातें हुई हैं। तो इस वक्त जो बेस बना हुआ है वो 14 नुकात के जिन पे बात आगे बढ़नी है। इसी पे आज हम हमारे साथ मौजूद हैं एस्टीम्ड गेस्ट साबिक सफ़ीर सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम साहब। जौहर साहब, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग यू इन द शो। जौहर साहब, एक बार फिर मोहसिन नकवी पहुंचे हैं ईरान, एक ही हफ्ते में लेस देन अ वीक 2 बार पहुंचे हैं। ईद के बाद क्या दोबारा से इस्लामाबाद में कोई सरगर्मी होने जा रही है? क्या खबरें आपके पास सर? जी, बहुत ही अहम है इस वक्त ये दौरा। ज़ाहिर है पाकिस्तान का रोल जो है पिवटल है, क्योंकि देखें ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि वो ट्यूसडे को अटैक का पूरा प्लान था उनका, दोबारा से मिलिट्री स्ट्राइक्स का, लेकिन वो सऊदी अरब और कतर और यूएई के कहने पे उन्होंने मौखर किया। और ये बात सही है जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि देखें अमेरिका के अंदर कुछ आवाज़ें थीं, जो जिस तरह लिंडसे ग्राहम है, पीट हेग्सेथ है, जो उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, जो ये चाहते हैं कि दोबारा से अटैक हो और वो जो है ना सिर्फ मिलिट्री मीन से ये मसला हल हो। और साथ ही साथ जो ज्यादा अहम है वो इसराइल। इसराइल में तो कोई शक ही नहीं है, उनकी तो हत्तुल मकदूर कोशिश है कि दोबारा से जंग शुरू हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मौका उनको 30 साल की मेहनत के बाद मिला है। अमेरिका से बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत से दूर से नेतन्याहू ने, क्योंकि ये तो 90s से वजीर आजम है, कि जी कोई ना कोई सदर माने सही। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी पहली टर्म में तो नहीं माने, दूसरी टर्म में आके जब माने हैं कि पहली बार उनको इजाजत दी अटैक की लास्ट ईयर, और इस बार तो दोनों ने इकट्ठा किया। तो अब वो नहीं चाहते कि ये मौका ज़ाया किया जाए, वो चाहते हैं मैक्सिमाइज करें इसको, कि ईरान को जितनी उनकी कैपेसिटी डिग्रेड कर सकते हैं बॉम्बिंग के जरिए करें। लेकिन जाहिर है कि ईरान जिस तरह रिटेलिएट जो उनकी कैपेसिटी उन्होंने अभी तक दिखाई है, और खसूसन जो है ये गल्फ जो स्टेट्स हैं उनके हवाले से, क्योंकि उनके ज्यादातर फिर अटैक्स तो ईरान के उधर होते हैं, वहां पे अमेरिकन बेसिस भी हैं। तकरीबन 85% जो उनके प्रोजेक्टाइल्स थे, मिसाइल्स या ड्रोन्स, वो तो वहां पे फायर हुए थे, उधर एम किए थे उन्होंने। 15% सिर्फ इसराइल पे किए थे। तो जाहिर है कि उन रियासतों के लिए तो बहुत ही एक मुश्किल वक्त है। तो इसलिए फिर उन्होंने अमेरिका पे प्रिवेल अपॉन किया अभी, आपकी जी अभी फिलहाल मुज़ाकरात को एक चांस और दें। और देखिए अभी ये ट्रंप ने भी अपने बयानात में बहुत क्लियरली कह दिया, वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी ठीक है, मैं कुछ दिन और देता हूँ इसको, हम कोशिश करते हैं। और बात चल रही है इस पे भी कि यहाँ तक भी बात चल रही है कि जी लेटर ऑफ इंटेंट जो है दोनों साइड से साइन हो जाए,
और फिर 30 दिन का जो है ना उसमें 30 दिन की डेडलाइन हो के उस 30 दिन में बाकी जो सारे मामलात हैं, जिसमें सबसे अहम न्यूक्लियर इशू है, जिसके अंदर 2 मामलात हैं। एक तो वो सस्पेंशन है जो अमेरिका चाहता है। वो चाहते हैं कोई, वो तो 20 साल की सस्पेंशन चाहते हैं कि 20 साल के लिए वो जी। बिल्कुल यूरेनियम अफज़ूदा ना करें। लेकिन कहीं 10-12 साल पे शायद मामला तय हो जाए। फिर साथ ही साथ वो 440 किलोग्राम जो 60% से ज़्यादा अफज़ूदा यूरेनियम है, जो बेरिड है इस वक़्त वो नातांज़ और फर्दू और इस्फ़हान की साइट्स में, उसका मामला है। वो चाहते हैं कि उसको उनके हवाले किया जाए या किसी तीसरे मुल्क को दिया जाए। ईरान कहता है कि नहीं, वो उधर ही ईरान में उसको डाउन ब्लेंड करेंगे। तो ये जो मामलात हैं, खैर वो तो चले, फिर 30 दिन में अगर इनका ये आपस में कोई इस वक़्त एक फ्रेमवर्क जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर उसकी मोहलत मिल जाएगी। लेकिन अभी ये अहम है कि दोनों साइड्स पे, जी। देखिए ईरान के अंदर भी बहुत सी आवाज़ें हैं, जो नहीं चाहती कि वो इस स्टेज पे ये मुआहदा करें। वो भी कहते हैं कि ठीक है, हम तो जंग के लिए तैयार हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो नकवी साहब गए हैं, तो उनकी मुलाकातें सिर्फ़ पॉलिटिकल साइड पे नहीं हुई। पेज़ेश्कियान से भी हुई है, अरागची से भी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ पासदान-ए-इन्किलाब जो आईआरजीसी के कमांडर हैं, उनसे भी। क्योंकि इस वक़्त उनका बहुत ज़्यादा रोल हो गया है डिसीज़न मेकिंग में ईरान में। तो अब हमारी उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि देखें ये जो अ, अभी ये जो फ्रेमवर्क एक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेशक वो लेटर ऑफ इंटेंट के ज़रिए हो या किसी एमओयू के ज़रिए, वो हो जाए, ताकि दुनिया इस क्राइसिस से निकले। क्योंकि ये जो है इसका खतरा सिर्फ़ ईरान की अवाम के लिए नहीं है कि दोबारा जंग हो जाए, तो उनके लिए क्या मुश्किलात होंगी, सिर्फ़ खलीजी ममालिक के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है। देखें इस वक़्त जो सिचुएशन है कि एनर्जी क्राइसिस है, जो एक यस। आलमी मईशत जो है उसमें, और जिस तरह पाकिस्तान की मईशत पे भी उसके बहुत ही गहरे असरात पड़े हैं। और फिर ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, यहाँ पे इस सारे खित्ते का, पूरे एशिया का, बल्कि पूरी दुनिया का। क्योंकि सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस नहीं है, इसमें एनर्जी क्राइसिस भी है, इसमें एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, और इसमें सबसे बढ़ के एक पिन्हा है, एक फूड क्राइसिस भी, जो आने आज एफएओ की वार्निंग आ गई है कि जी अगर ये मसला चलता रहा तो 6-8 महीने के बाद दुनिया में बहुत बड़ा फेमिन आ सकता है। क्योंकि ये यस। देखिए फर्टिलाइजर्स दुनिया की 1/3 वहाँ से आती हैं, जो कि नहीं पहुँच रही इस वक़्त, और उसकी वजह से ये फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा महँगी होने जा रही हैं, और उससे फिर बहुत ज़्यादा जगहों पे दुनिया में ये इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी, जितनी उसकी ज़रूरत होती है। उससे एक फूड क्राइसिस भी जन्म लेगा। तो इसलिए हम सबकी ज़ाहिर है ये ख़्वाहिश भी है और पाकिस्तान की कोशिश भी है। पाकिस्तान तो इस वक़्त एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है इस डिप्लोमेसी में, कि कोई न कोई मुआहदा हो जाए, कोई न कोई अमन की सूरत निकले और जंग की तरफ ना जाएँ। हम्म। जौहर साहब, पाकिस्तान के रोल पे में हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी ज़रा ये चीन और रशिया की जो हुई है मुलाकात, द बेयर एंड द ड्रैगन सेट ऑन अ टेबल, क्या गुफ्तगू हुई है? एंड ईरान के पर्सपेक्टिव से क्या, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इज़ वैगिंग हिज सॉर्ड, हिज वॉर सॉर्ड, क्या इस मुलाकात ने उन पे कोई प्रेशर डाला होगा? क्योंकि चीन और अमेरिका की मुलाकात ने तो बज़ाहिर ऐसा प्रेशर कोई नहीं डाला, तो चीन और रूस की मुलाकात ने क्या उन पे कोई प्रेशर डाला होगा? चीन मुसलसल कह रहा है मुज़ाकरात करें। सो कोई इस पे कान धरेगा या फिर इनके भी बस से आगे की है बात? देखें, चीन और रशिया की ज़ाहिर है ये समिट बहुत अहम है, और इसकी टाइमिंग भी देखें। चीन ने एक तरफ जब प्रेसिडेंट ट्रंप से समिट की, उसके साथ ही उन्होंने रशिया से की। क्यों? क्योंकि देखें, अमेरिका के साथ तो चलें वो दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं इस वक़्त, लेकिन रशिया के साथ उनकी एक बहुत ही नज़दीक तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको उन्होंने नो लिमिट जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया हुआ है इस वक़्त। तो उनके दरमियान बहुत ही गहरा ताउन है इन 2 मुल्कों के दरमियान। और फिर जहाँ ईरान के मामलात आ जाते हैं, तो उसमें भी ये दुनिया में शायद वो 2 वाहिद मुल्क हैं, ख़ुसूसन अगर मेजर कंट्रीज़ की बात करें, जिनके ईरान के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। बल्कि सिर्फ़ ताल्लुकात नहीं हैं, ये नहीं कि सिर्फ़ वो ताल्लुकात महदूद हैं कोई इक़्तिसादी शोबे में या टेक्नोलॉजी के शोबे में, वो दिफ़ाई शोबे में भी हैं। वो अभी ये जो सारी जंग हो रही है, इसमें अगर ईरान की जिस तरह मदद की है रशिया ने और चाइना ने, अगर वो ना की होती तो ईरान इस जगह पे खड़ा ना होता जहाँ पे आज है वो। जी। इस तरह की रिटेलिएशन बिल्कुल नहीं कर सकते थे वो उस सूरत में, क्योंकि दोनों मुल्कों ने इस पे बहुत ज़्यादा इत्तलात हैं कि उनको जो है ना रशिया की तरफ से इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई। उनको वो कोऑर्डिनेट्स दिए गए सैटेलाइट्स के, दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से भी, चाइना की तरफ से। और फिर उनकी दिफाई इंडस्ट्री तो फिर इन दोनों मुल्कों के ताउन पे ही खड़ी है, दोनों की मावनत से ही खड़ी है। उसके जो पार्ट्स आते हैं,
बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, बेशक वो एलॉयज हो, मेटल एलॉयज, बेशक वो फ्यूल्स हो, ये इन मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, ये सब कुछ उन मुल्कों से आता है, खुसूसन चाइना से। और फिर चीन तो उनसे 90% तेल भी ईरान का चीन ही खरीदता है। उनका एक $450 बिलियन का जो एक मंसूबा है राइट। ईरान का और चीन का आने वाले सालों में। तो ये इसलिए ये मुलाकात बहुत अहम थी, क्योंकि इस मुलाकात में इन दोनों मुल्कों ने ज़ाहिर है ये लाया अमल भी बनाया होगा कि आगे उसमें उन्होंने ईरान पे क्या जोर डालना है, किस किस्म की मदद करनी है ईरान की। तो और ईरान को भी जो सिग्नल वहां से गया होगा वो ईरान के लिए भी बहुत अहम होगा। ओके। इसमें एक थोड़ा सा पहलू है हम्म। अम, जो कि थोड़ा मुख्तलिफ भी है। वो ये है कि देखिए इनके इंटरेस्ट जो है इस जंग में, चीन और रूस के, वो थोड़े से जो है ना, कुछ जाविये में तो मिलते हैं लेकिन कुछ जाविये में नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे चीन को तो सूट करेगा कि जंग फौरी तौर पे खत्म हो जाए, आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पे खुल जाए। दूसरी तरफ रूस को जो है ना आबना हुर्मुज़ की बंदिश से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ओके। उनका तेल जो है जी। जिसपे सैंक्शंस लगी हुई थी, वो सैंक्शंस अभी मुअत्तल हो गई हैं। वो तेल बहुत महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। उनको तो आप ये समझ लें कि जब से ये जंग शुरू हुई है, उनको तो 20-30 अरब ओके। डॉलर का फायदा यानी कि ऑलरेडी हो चुका है इस ये वक्त। तेल का खेल अभी भी जारी है। वी हैव जस्ट गॉट 1 मिनट, एम्बेसडर सलीम। ये चीज़ मुझे बताइएगा, 14 नुकात पाकिस्तान की तारीख में बड़े अहम हैं। एक को तो हम जानते हैं, हमें अज़बर याद है। जी, कायद दूसरे जो आज़म के अब जो आ रहे हैं, हम क्या पाकिस्तान सिर्फ कैरियर है इन 14 पॉइंट्स का, या इन पाकिस्तान की भी इसमें से है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब जब एक चीज़ है सामने कि जनाब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एंड द न्यूक्लियर वाला मामला, सबको पता है अमेरिका क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है। सो व्हाट इज़ द डेडलॉक देन? आखिर ये चीज़ हो क्यों नहीं जाती? देखिए डेडलॉक तो बहुत वाज़ेह है। डेडलॉक तो इन ये दोनों तीनों निकात पे है। डेडलॉक तो न्यूक्लियर पे भी है, क्योंकि न्यूक्लियर पे देखें वो 20 साल कह रहे हैं, वो 5 साल की बात कर रहे थे। वो भी 5 साल भी वाज़ेह नहीं है। आज वो सस्पेंशन चाहते हैं ना कि बिल्कुल 0% एनरिचमेंट, कि उनके जो पास जो सेंट्रीफ्यूजेज़ हैं वो चले ही नहीं बिल्कुल। ये बहुत ही ज ज उनका एक बुनियादी नुकता है अमेरिका का। तो ईरान कहता है कि जी ये तो देखें हमारी खुद मुख्तारी है, हमारी सॉवरेनिटी है, हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं छोड़ सकते। तो असूली तौर पे तो अभी दोनों के दरमियान एक बुनियादी इख्तिलाफ मौजूद है। फिर इसी तरह वो जो 440 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम का मामला है, उस पे भी वो ईरान में अभी तक तो इस चीज़ पे तैयार नहीं है कि वो किसी और मुल्क के या अमेरिका के हवाले कर दे। अच्छा, इसी तरह अपनाए हुर्मुज़ पे अमेरिका चाहता है कि जिस पोज़ीशन पे वापस जाएँ, जो कि इस जंग से पहले की थी। ईरान कहता है कि नहीं, वो पोज़ीशन तो अब नहीं होगी। अब अगर उधर से हम खोलते भी हैं उसको, तो हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि शिप्स कहाँ से जाएँगी, कौन से डेज़िग्नेटेड राउट्स होंगे, हमसे इजाज़त लेके जाएँगी। तो वो अब ये इन सही। दोनों नुक्तों पे तो फिर साथ ही साथ जो तीसरा नुक्ता बहुत अहम है, वो ये है कि वो सैंक्शंस रिलीफ। ईरान कहता है कि ठीक है जी, अगर हम मानते हैं कोई भी बात, तो हमें फौरी तौर पे आप सैंक्शंस रिलीफ दें, फौरी राइट। तौर पे हमारे एसेट्स आप अनफ्रीज़ करें। अमेरिका कहता है जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप जब मानेंगे उसके बाद वो जो है ना, आप उस पे जब अमल ओके। सो करेंगे, सो मतलब कि वेरिफिकेशन होंगी, बात उसके वही है बाद कि इन होगा। इन तमाम तर धमकियों, धौंस और रिटेलिएशन के बीच 14 पॉइंट्स जो है वो एक मरकज़ी हैसियत अख्तियार करते हैं। अब देखते हैं कि कौन पहले जो है वो पहल करता है ब्रिंग करके। टू चेंज द आइस इनटू द थॉ। थैंक यू सर। जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ जी। मौजूद थे, इस अहम मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो जो इस वक्त बदनाम ज़माना ड्रग डीलर अनमोल बेंगी का केस चल रहा है, क्या है उसमें डिटेल्स और तफसीलात, इस पर भी बात होगी। स्टे विद अस। कराची में मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पंकी केस में तफ्तीश का दायरा अब मजीद वसी होता जा रहा है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने दौरान तफ्तीश कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, और वो ये कि सरपरस्ती करने वाले पुलिस एहलकारों और अफसरान के हवाले से भी कई सवालात सामने आए हैं। अब तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक रिश्वत लेने वाले मुबैना एहलकारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है और अब तक 12 पुलिस अफसरान और एहलकार ऐसे हैं कि जिनके नाम सामने है कि जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद रिश्वत लेके छोड़ दिया। दूसरी जानिब मुलजिमा के माली मामलात और ऑनलाइन नेटवर्क से मुताल्लिक़ भी अहम मालूमात हासिल की गई हैं। ये सिर्फ मुनशियात फरोशी तक मामला महदूद नहीं है, बल्कि पुलिस के निज़ाम, मुबैना सरपरस्ती, माली नेटवर्क के कई पहलुओं को बेनकाब करता दिखाई दे रहा है। इसी पे हम बात कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे जो इस इशू को कवर कर रहे हैं, खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ हुकूमत अब तक इस केस में क्या डेवलपमेंट कर पाई है। और जो एक आम सवाल ज़ुबान ज़द आम व ख़ास है वो ये
कि पहले की तरह जो बाअसर और असर रसूख वाले मामलात हैं उस तरह के ये केसेस तो नहीं उसी का रिपीट टेलीकास्ट होगा। खुर्रम गुलजार होंगे हमारे साथ और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, हुकूमत प्रोएक्टिवली इसको देख रही है, लेके चल रही है, दैट्स वन थिंग। बहुत सारे हुकूमती जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नाम हम आगे नहीं लेना चाहते, अभी ये मामला बहुत बड़ा है। नाम क्यों नहीं सामने आ रहे जब इसमें पुलिस और सियासतदान और सब कुछ इन्वॉल्व है? इसलिए कि मामला सब जुडिस है या फिर मसला कोई और है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के पास, सिंध हुकूमत के पास इस वक्त वो लिस्ट मौजूद है, क्योंकि वो खातून को जो एक क्रिमिनल है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन मामला सब जुडिस भी है। और दूसरा, होम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर सिंध असेंबली के फ्लोर पे ये बात की थी कि हम किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहते, हम किसी को जो है वो बदनाम नहीं करना चाहते, और कि वो टीवी में, मीडिया में जो है वो क्योंकि उसमें बहुत सारे मौजूदीन जो कि इस सोसाइटी के जो भी लोग हैं, चाहे बड़े से बड़ा चाहे गरीब से गरीब, वो मौजूद हैं, तो उसकी हम पगड़ी नहीं उछालना चाहते। हम केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और जो लोग इसके फैसिलिटेटर, सप्लायर्स, उनके खिलाफ एक्शन होगा जो आप लोग देखेंगे। लेकिन जो नाम है कि कौन इन्वॉल्व था, कहाँ सप्लाई होती थी या कौन इसकी सप्लाई में मदद करता था, कौन इसको फैसिलिटेट करता था, उनके नाम बिल्कुल राज में रखे जाएंगे। और लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो सब शामिल तफ्तीश होंगे और जिनकी फैसिलिटेशन में, इसकी मदद करने में नाम है, उनके खिलाफ कार्रवाई। मैम, फैसिलिटेशन तो ठीक है, एक तरफ है, लेकिन आपने कहा कि पगड़ी नहीं उछालना चाह रहे फ़िलहाल। या तो मैं इससे ये मतलब लूँ कि क्योंकि अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हम नहीं उछाल सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ड्रग डीलर है, ये प्रॉब्लम मेरे और आपके मुस्तकबिल के लिए है, उन स्कूल के बच्चों के लिए है, उन नौजवानों के लिए, उन नौजवान लड़के लड़कियों के लिए जो पिछले 6 महीने का साउथ सिटी हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकाल लें तो फिर पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ओवरडोज से चले गए इस दुनिया से ना। ओके, सो पगड़ी इसलिए नहीं उछाल रहे कि मामला सब डिविजन से अगेन, या फिर मसला यह है कि कोई प्रेशर है, हुकूमत में कोई प्रेशर है क्योंकि नाम इतने बड़े बड़े हैं और वो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? देखिए, हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं है और ना हुकूमत इस मामले पर कोई प्रेशर लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है किसी भी क्राइम के खिलाफ। ड्रग के तो खिलाफ डेफिनेटली हमारा ड्रग फ्री प्रोविंस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है। आपको पता है कि मैडम फरियाल तालपुर साहिबा होम कमेटी को हेड करती हैं और वो इस मामले को ये पिंकी की गिरफ्तारी से बहुत पहले से उन्होंने इस मामले को उठाया हुआ है। लेकिन बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल तबाह हो गए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बच्चे नहीं बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए इस जहर की वजह से जो उनको प्रोवाइड किया गया। देखिए, मामला सब जुडिस भी है, अंडर इंक्वायरी भी है और देखिए वो जो होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ झूठ सच सब मिलाकर सोशल मीडिया के जरिए किसी के खिलाफ किसी के बारे में भी कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट वो भी नहीं चाहती। जब तक कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी और कोर्ट में हर चीज की सबमिशन नहीं हो जाएगी, हमारी तो यही ख्वाहिश है और हम इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे ही किसी का नाम देखे ना, वो एक जो क्रिमिनल खातून है, वो एक जो क्रिमिनल खातून है, ड्रग डीलर है, वो किसी के ऊपर भी उंगली उठा दे तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक आप बात कर रही हैं, वो स्मार्टली एक्ट भी कर रही है गालबन। हमारे साथ ही रहिएगा साथी साहिबा। खुर्रम गुलजार जो इस मामले पे अपनी नज़र रखे हुए हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, क्या कुछ हुआ है वही अब तक, ज़रा बताइए। होपफुल रहे हम
कि इस बार ये मामला जो है वो ले तो लाल का शिकार नहीं होगा, इसको रिहा नहीं किया जाएगा? क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं, ज़रा बताइए। बिल्कुल फैसल देखें जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो कमेटी कायम की गई थी उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसमें सबको मतलब उसमें पुलिस के जो किरदार था वो खोल के रख दिया है। किस तरह से खातून को थाने में रात 12 बजे की रात फैसिलिटेट किया गया, किस तरह से थाने से लेके अदालत तक प्रोटोकॉल दिया गया। एसएचओ के कमरे में एसएचओ ने खुद बैठा के उनसे हँसी मज़ाक करते रहे। ये लेडी पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जो तहकीकाती कमेटी थी उसको रिपोर्ट में अपनी बयान दिया है कि एसएचओ मज़ाक करते रहे अनमोल पिंकी के थाने के कमरे में। उनके लिए मेकअप का इंतज़ाम किया गया, वाह! उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम किया गया, उनके लिए खाने मिनरल वाटर की बॉटल्स लाई गई। सुबह जब उनको तैयार होना था तो बाकायदा मेकअप रूम में उन्होंने एसएचओ का वॉशरूम इस्तेमाल किया। तैयार होने के बाद निकली उनकी अनमोल पिंकी ने ये कहा कि मेरे साथ कांस्टेबल्स नहीं चलेंगी। तो बाकायदा पुलिस की जानिब से जो एसएचओ और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज गार्डन थे, उन्होंने दोनों लेडी कांस्टेबल्स को कहा कि आप मुलजिमा के साथ नहीं चलेंगी, अनमोल के उससे थोड़ा दूर चलना। ये तमाम तहकीकाती रिपोर्ट में दर्ज है। वही हुआ, कोर्ट में देखा गया किस तरह से धड़ल्ले से खातून जो है वो अकेले वहाँ पे ये कहने के दरदरा रही थी। ये सारी सूरत हाल थी, ये सब सामने आया है। उसके बाद किस तरह फैसिलिटेट किया गया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो उसमें मुलज़िमा करती रहीं और बाकायदा किसी को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मेरी जो सिम्स हैं, उनको बंद कर दिया जाए और जो मेरे और कुछ रकम का भी बंदोबस्त किया जाए। तो ये सब कुछ जो होता रहा, खुद एसएचओ की गाड़ी इस्तेमाल की गई मुलज़िमा को कोर्ट ले जाने तक और साथ ही जो एक मौतल कांस्टेबल है जिसका नाम नकाश है, वो गाड़ी ड्राइव करता रहा एसएचओ की। तो ये सारी चीज़ें ठीक है सामने खुर्रम, आई हैं। ये जो आप बात कर अनगिनत रहे हैं चीज़ें तहकीकाती मैं रिपोर्ट में ज़रूर इस पे मौजूद बात हैं। करूँगा सादिया जावेद साहिबा से भी। सादिया साहिबा, फरियाल तालपुर साहिबा से भी सवालात हुए थे, साफ़ियों ने किए और उन्होंने कहा नहीं इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है, बेशक अच्छा काम कर रही है, फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी। लेकिन ये सिर्फ सिपाही लेवल पे नहीं हो सकता कि कोई इतना बड़ा काम करे कि उसको मेकअप भी प्रोवाइड कर दे, उसको खाना भी दे दे, सब कुछ दे दे। तो सिर्फ सिपाही को या एसएचओ को तो मुअत्तल करने से मामला ठीक नहीं होगा मैडम, ऊपर तक जाएगी ये बात। देखिए, मेरा ख्याल से एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पे मुअत्तल हुए हैं। एसएसपी मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुअत्तली हुई है। और आप जो हमने पहले दिन होम मिनिस्टर साहब ने टीवी पर आके कहा था कि मेरे लिए भी ये बाइसे शर्म है जिस तरह इसको अदालत लाया गया और जिस तरह उसको मीडिया पे एज अ मॉडल a criminal was being portrayed on a media like के जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही है, उस तरह उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई और वो जो है वो ऑन एयर गया। इससे पाकिस्तान की भी बदनामी है। तो इसमें जो भी मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि जो लोग इसको फैसिलिटेट करते रहे हैं टिल द डे के जब हुकूमत ने नोटिस लिया जिस तरह ये अदालत में पेश की गई, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है मैडम, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यस, एंड वी रियली होप कि ये मामला अपने अंजाम को पहुंचे। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत साथ मौजूद थी, और खुर्रम गुलजार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो इस मामले पे मुसलसल नज़र रखे हुए हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी बैक शॉर्टली आफ्टर दिस, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे हम खुशामदीद। जैसे आप सबको पता है कि समूद फ्लोटिला जो है वो एक बार फिर जो है उसको ना सिर्फ रोका गया बल्कि उसके जितने भी तमाम तर अफराद थे उनको हिरासत में लिया गया है। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि इसमें जितने भी लोग थे उनको हिरासत में लेके उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक रवा रखा गया है। उसी में मौजूद थे फैसल एदी भी मौजूद थे और उन्होंने मुतवातिर अपनी वीडियो जो है उससे भी ऐलान किया कि
वो तमाम तर अफराद जो उनको देख रहे हैं उनकी रिहाई के लिए उनसे दरख्वास्त है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फैसल एधी मौजूद हैं, माज़रत के साथ 7 एधी इस फ्लोटिला में मौजूद थे। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बार फिर जो इमदादी काफ़िला है समूद फ्लोटिला, उसको रोक कर इमदादी कारकुनान को उन्होंने हिरासत में लिया है। 7 भी उन्हीं अरकान में शामिल हैं। कब आपको उनकी गिरफ्तारी की इत्तला मिली और किसके ज़रिए मिली? मुझे मेरी वाइफ सबा ने जो है वो दोपहर जो है तकरीबन 12:30 बजे साद से इनकी बात हुई थी आखिरी दफा। तो साद ने उनको फोन पे ये बताया था कि इजरायली फोर्सेस जो है वो इनका ताकुब कर रही है, इनका पीछा कर रही है और अब बहुत करीब आ गए हैं और जो है वो किसी भी वक्त कश्ती में चढ़ जाएंगे। तो मेरी आखिरी बात हो रही है आपसे, अब मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा। तो सभा से ये आखिरी बात हुई तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे के करीब। इसके बाद फिर जो है वो अच्छा। साथ को हमने कई दफ़ा कोशिश की फ़ोन ठीक है। करने की, तो अच्छा, राब्ता मुझेगा सर कि इस वक्त साद एधी और दीगर हिरासत में लिए गए कारकुनान की हालत के बारे में कुछ मालूमात हैं आपके पास, और पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा से अब तक क्या बात हुई है? हाँ, बिल्कुल साथ की क्या हालत है, किस हालत में है, गिरफ्तारी अभी तक इन्होंने शो भी नहीं की है, कहाँ लेके गए हैं, ये कुछ भी हमें नहीं पता। और जहाँ तक फॉरेन मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, फॉरेन मिनिस्ट्री को मैंने लेटर लिखा था। हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में वो लेटर वसूल हो गया है और मेरे ख्याल से अभी वो फॉरेन ऑफिस को रिसीव हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि क्या एधी फाउंडेशन ने इस वाक़े पर किसी बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ या इमदादी तंजीम से कोई रब्ता किया है? नहीं, एचआरसीपी पाकिस्तान ने जो है वो इस साद की गिरफ्तारी के उस पे एक मज़म्मती बयान इन्होंने जारी किया है और बाकी बहुत सारी तंजीमों ने, पॉलिटिकल तंजीमों ने और मुख्तलिफ इदारों ने जो है मज़म्मती बयान जो है वो जारी किए हैं। और मेरा राब्ता अभी डायरेक्ट किसी से तो नहीं है, लेकिन मज़म्मती बयानात बहुत सारी इदारों की तरफ से आ रहे हैं। इवन फ़लस्तीन की बहुत सारी तंजीमों ने भी मज़म्मती बयानात जारी किए हैं, जिनकी प्रेस रिलीज़ जो है वो हमें मिल रही है। अब समूद फ्लोटिला के इस मिशन में क्या सामान मौजूद था? कितने लोग इस काफ़िले में शामिल थे? क्या, ऑब्वियसली वी नो द रीज़न, बट स्टिल इफ यू कैन टेल अस मोर। इसमें खाने-पीने की अशिया थी, बच्चों का मतलब जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए दूध था और खाने-पीने की अशिया थी और अद्वियात थी जो कि लाइफ सेविंग भी और दीगर मर्ज़ के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात थी। अच्छा, इस पूरे काफ़िले के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, मुख्तलिफ प्रोफेशनल के लोग थे, इसमें पार्लियामेंटेरियन थे। आयरलैंड की जो प्रेसिडेंट है उसकी बहन भी शामिल थी इस काफिले में। इटालियन एक जो है पार्लियामेंटेरियन है, वो इसमें मौजूद था। ये सब इस वक्त गिरफ्तार हुए थे। तकरीबन 54 किश्तियां थी, जिसमें से 26 किश्तियां बची हुई थी आज सुबह तक, मेरे ख्याल से ओके, उनमें से बिल्कुल भी। ठीक है। फैसल एधी साहब हमारे साथ मौजूद पे गुफ्तगू कर रहे थे। फ़ौरन से हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे इस लिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। पाकिस्तानी क्रिकेट एक ऐसा मौमा जो अब मौमा नहीं रहा है, बल्कि ज़बूहाली का शिकार इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब हम ये सवाल करने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या हमारी क्रिकेट का हाल हॉकी और स्क्वॉश की तरह होने जा रहा है। वेल, स्क्वॉश में तो फिर थोड़ी जान आई है, लेकिन जो हाल हॉकी का है, हमारे कौमी खेल का, क्या वही क्रिकेट का हो रहा है? हम खुश होते हैं, पीएसएल में आते हैं, पीएसएल अच्छा चलता है और उसका पीएसएल ख़त्म होता है और फिर हम मीरपुर और मीरपुर के बाद सिलहट में बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश हो जाते हैं। एक शॉर्टर फॉर्मेट में अगर हार जाएं तो चलिए समझ आता है कि अगली टीम का अच्छा दिन था, हम किसी टीम को हल्का नहीं लेते, हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इसका क्या जवाब है? इसका जवाब कुछ भी नहीं है जो हम टेस्ट सीरीज़ हारे हैं। इसका जवाब शान मसूद ने कौम से माफ़ी मांग के दिया है। इसका जवाब शान मसूद ने कहा है कि हम अच्छा खेल सकते, हम अच्छी बॉलिंग करते, अच्छी बैटिंग करते, अच्छी फील्डिंग करते तो हम जीत सकते थे। ये तो पूरी दुनिया जानती है, ये तो कोई बच्चा भी जानता है कि अगर आप सब कुछ अच्छा करते तो आप हारते ही क्यों।
लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं शान मसूद की कप्तानी पे, सवाल उठने लगे हैं टीम की परफॉर्मेंस पे, ऐसे वक्त में कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे सीरीज़ भी सामने आ रही है और उस वनडे सीरीज़ की शुरू होने से पहले हमें हार्ट अटैक्स मिलना शुरू हो गए हैं। खबर ये भी है कि सैम अयूब पहले बाहर हैं और अब फ़खर जमान भी गालिबन बाहर हो चुके हैं। तो हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस वनडे सीरीज़ को लेके? नए चेहरे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो टेस्ट स्क्वाड का हाल हुआ है, जो टेस्ट मैच में हाल हुआ है हमारा, ये एक दिन की बात नहीं है। वो कहते हैं ना, रोम वॉज इन अ डे एंड इट इज़ सर्टनली नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ डे एज वेल। फवाद मुस्तफ़ा, क्रिकेट एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब तो ये कहना भी अजीब सा लगता है कि दुख तो हुआ हो आपको। नहीं, दुख नहीं होता। अब हमें अंदाज़ा होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। खिलाड़ी एक जगह, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस एक जगह, ये पूरा सेटअप जिसको हम पिछले 2 साल से एक डब्बे में कुछ पत्थर और कीचड़ डाल के हिलाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बन पाएगा, लेकिन निकलता तो कीचड़ ही है इसमें से। तो आगे भी यही सिचुएशन रहेगी फवाद मुस्तफ़ा। इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स ओनली, इट्स द होल सिस्टम दैट हैज़ कोलैप्स्ड। वालेकुम अस्सलाम फैसल। ये कई सालों से हो रहा है, ये 2 साल तो फर्दर उसको ऐड कर दिया, लेकिन साला साल से है, तब जाके आज हम इस सूरत हाल में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने रेड बॉल को इम्पोर्टेंस देनी ही बंद कर दी थी। हमारी प्रायोरिटी थी साथ साथ ये कि पीएसएल एक ऐसी चीज है कि जो हमें हर साल में हर बुराई से बचा देती है। कोई याद होगा, हम वर्ल्ड कप करते हैं, उसके बाद पीएसएल आ जाती, सब कुछ छुप जाता है। फिर बीच में पहले होता ये था कि जो दरमियाने दर्जे की टीम थी, बल्कि में क्या निचले दर्जे की टीम, उनसे हम जीत जाया करते थे, तो ये भी बेहतर बचत हमारी हो गई थी। अब वो भी नहीं हो पा रही। देखिए, मसला सारा ये है कि हमें, मैं कब से कह रहा हूँ, साल से, कि ये 3 फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट को अलग तरीके से लेना पड़ेगा। दुनिया ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरी तो पहली शर्त ये है कि भाई जो रेड बॉल खेलेगा वो व्हाइट बॉल खेलेगा ही नहीं। छोटी उम्र से कह दें, अगर नहीं खेलना है तो ठीक है, फिर आप व्हाइट बॉल ही खेलें। आप फर्स्ट क्लास में फिर नहीं खेलेंगे, या फिर मैक्सिमम एक लीग आपको अलाउ होगी, उसके अलावा आप नहीं व्हाइट बॉल खेलेंगे। वनडे आप खेल सकते हैं, T20 आपको अलाउ नहीं होगी। आपको सख्ती लानी पड़ेगी ना। आपने सख्त रवैये ही नहीं किए, आप 3-3 लीगें खेल रहे हैं। आप देखिए, ये जो भी फिटनेस के मसाइल है, उसकी वजह ये कि मशीन नहीं है, इंसान है। आप सारा साल खेल रहे हैं, और बदकिस्मती ये कि हमारे जमाने में सीजन, ऑफ सीजन भी होता, तब तो ऑफ सीजन ही नहीं है। अब तो चले जा रहा है, क्रिकेट हुए जा रही है। और उसकी वजह ये है कि और सबका फोकस व्हाइट बॉल पे इसलिए कि वो आप 1 महीने में करोड़ों कमाते हैं, या आप 1 महीने में 3 टेस्ट खेलते हैं और पैसे कितने बनते हैं। तो बस बंदा कहता है चलाओ यार, ये 2 4 8 5 कितने 7-8 टेस्ट ही होते हैं साल के पाकिस्तान के, वो खेल ही जाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। फिर हमने उन लोगों को खिलाया जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत ही नहीं दी। आपने कितने प्लेयर्स ऐसे खिला दिए जिन्हें T20 से उठा के एक टेस्ट आपने दे दिया। 150 की स्पीड है तो आपने टेस्ट मैच दे दिया। तो हमारी सारी ये कोताहियां जो नजर आ रही हैं, अभी भी अगर आपने इस चीज को सीरियस नहीं लिया और आपने कहा कि रेड बॉल, में समझता हूँ जो भी कम से कम 25-26 साल की उम्र तक रेड बॉल जो लड़का खेलेगा, उसे व्हाइट बॉल खेलने की इजाजत नहीं होगी। फवाद आपने मुस्तफ़ा, जूनियर लीग करा दी। हाँ, आप सोचे, जब आप जूनियर लीग कहते पे हैं, रमीज राजा साहब जी टीवी पे तारीफें कर रहे थे कि जूनियर लीग का प्लेयर है, तो भाई जूनियर लीग तो 300 बंदों ने खेली थी, एक ही प्लेयर निकला। और साथ साथ ये कि वो 2500 फर्स्ट क्लास के रन करके आया था। जूनियर लीग ने तो तबाह कर दिया। कितने लड़के मैं जानता हूँ जिनको 30-30 लाख पकड़ाए, वो दोबारा ग्राउंड में ही नहीं आए। वाओ। तो फवाद भाई, जब आप बात करते हैं ना कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, फला ढिमका, इट कम्स फ्रॉम द टॉप। मैं आई एम जस्ट वॉचिंग अ पोस्ट, और ये क्रिकेट के जो फ़ैन हैं, कुछ फ़ैन रह गए हैं हमारे, वो उनके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। सितंबर 2016 पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच उठा रही है, मिसबाह-उल हक टेस्ट मैच उठा रहे हैं। मई 2026 हम माशाल्लाह से नंबर 8 पे आ गए हैं। 10 साल भी नहीं हुए सर, और विद इन अ डेकेड हमारा जो टेस्ट रैंकिंग है 1 से लेके हम 8 पे आ गए। उस वक्त भी कोई वसीम वकार नहीं थे हमारी टीम में, हाँ, उस वक्त भी हमारी टीम बट देयर इज अ सेंस कि सिस्टम, तो जो सिस्टम है ना, वो जब तक ठीक नहीं होगा। जब मैं बात करता हूँ सिस्टम की, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लेयर्स एंड द कोचिंग स्टाफ एंड फला ढिमका एंड ऑल, इट्स अबाउट द होल स्ट्रक्चर। इवन जब आप पीएसएल की बात करें फवाद भाई, हमने क्या बहुत ज्यादा, चले आईएएस पे बात कर लेते हैं, हमने क्या बहुत ज्यादा गेन कर लिया, हमारा कौन सा बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा फेयर। आईपीएल में स्पॉन्सर सीधा साफ आके कहता है मुझे 250 से 300 का मैच चाहिए, कर लें जो करना है आपको, ठीक है ना। यहां पे हमें अपनी पीएसएल की समझ ही नहीं आ रही। एक ग्राउंड पे 120 हो रहा है, एक ग्राउंड पे 170 हो रहा है, और हम उसमें खुश हो रहे हैं, अरे वाह कितना हाई स्कोरिंग हो रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप जो बात कर रहे हैं द रेड बॉल एंड ऑल,
जो लोग इसको इज्जत नहीं दे रहे वो बराबर में कंपेयर कर लें। उनका कौन सा ऐसा प्लेयर है, वो वैभव सूर्यवंशी को ले आए क्या वो अपनी ओडीआई में? नहीं लाए ओडीआई और टी20 में, उसको कहा है कि आप ए में खेलें जाके, इतना जबरदस्त टैलेंट और उसको ए में खिला रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑब्वियसली फवाद भाई इन द माइंडसेट, इन द सेटअप। देखिए, सारा प्रॉब्लम ये जो आपने वाज़ेह चीज़ों को बताया है कि आप अपनी अगर पीएसएल के हवाले से बात कर लें तो टी20 में भी आपकी टीम का क्या हाल है, आपका वनडे में भी क्या हाल है, तीनों फॉर्मेट में बुरा हाल है। उसकी वजह ये है कि ये सारा जो है ना वो रेड बॉल और जो बड़ा फॉर्मेट है, जो 4 रोज़ा क्रिकेट है, वो आपको सारे फॉर्मेट्स के लिए तैयार करती है। लेकिन आप उसको इज़्ज़त देने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बता दें, आपकी पाकिस्तान टीम के कितने प्लेयर हैं जिन्होंने 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे इस वक़्त, जो टीम है इसमें जो बड़े-बड़े स्टार हैं। जी। ये सब सिर्फ चुनाव उसके लिए खेलते हैं। बाबर मुझे नहीं याद कि पिछले कितने सालों से फर्स्ट क्लास का कोई मैच खेला है। अब तनकीद नहीं कर रहा भाई, हाथ जोड़ के, यहाँ तो फिर आपको पता है कि शुरू हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, मैं समझ सकता रिजवान भी एक आध मैच खेला है, शान मसूद खेला था फर्स्ट क्लास के मैचेस। बट हमारा प्रॉब्लम है कि शौक, देखो ये ना पैशन है, क्रिकेट पैशन है। आप जिन बात की यूनुस की, मिसबा की, ये लोग क्रिकेट छोड़ने के बाद भी खेले सीजन, ये पैशन था। और आप अब इन 2 नामों को ही बताना काफी है कि आप नंबर 1 क्यों थे। ये टीम चलाते थे ना, तो अब आपके पास उसके उस क्लास के प्लेयर नहीं आ रहे। और ये वो प्लेयर हैं कि जो पुराने 20-20 साल से खेलते हुए आ रहे थे। अब आपने खेल ही नहीं रहे। जब आप 4 रोजा क्रिकेट खेलेंगे नहीं, जब आपको इनिंग्स बिल्ड करनी नहीं आएगी, आप डबल 100 नहीं करेंगे फर्स्ट क्लास में, तो टेस्ट में कैसे 100 करेंगे? अब वो 60-70 के बाद तो पुराने प्लेयर आउट ही नहीं होते थे। मुझे याद है जावेद भाई लोगों को कहते थे भाई 25 के बाद आउट नहीं होता। मैं नहीं मानता जी। 25 के बाद का आउट। तो ये सूरत हाल है। और ये और जो अगर अभी फवाद आपको भाई, ये जो आपने बात की ना, मेरी आपने दुखती रख पे हाथ रख दी है। रिजवान कल आए 70 ऑड पे, वो उन्होंने एक दिन का आगाज़ किया। आप उनकी पूरी इनिंग्स कल की निकाल के देख लें, आपको लगेगा नहीं कि इस बंदे ने 70 रन किए हुए हैं। नॉट अ सिंगल शॉट, नॉट अ सिंगल शॉट, ठीक है ना? तो ये तो माइंडसेट को बताता है। नाउ इससे पहले भी चेयरमैन साहब ये कह चुके हैं कि सर्जरी होगी। वो सर्जरी पहले पता नहीं हुई नहीं हुई, अभी इतने बड़े डिबैकल के बाद भी हो जाएगी सर्जरी, या फिर हैप्पी गो लकी, ऑल इज वेल? ये मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह सर्जरी होगी। लेकिन आपने जो बात की ना फैसल, प्रॉब्लम सारी ये है कि देखिए इंडिविजुअल इनिंग्स अगर आप देखें ना, तो आपको सारे टीम ही स्टार लगेगी, चाहे बॉलिंग ले लें या बैटिंग। हमारा एज ए टीम जो है ना, हम डिलीवर नहीं कर रहे। और जब एज ए टीम डिलीवर करते हैं तब आप जाके जीतते हैं। हर आदमी पिछले कई सालों से हमने भी प्रमोट किया इंडिविजुअल इनिंग्स को, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, ये छोड़ के कि टीम जीते या हारे। हम अगर एक टीम हार रही है तो मुझे क्या चाहिए, आपके 100, आपके 150, मुझे नहीं चाहिए अगर टीम नहीं जीत रही। रन्स वही काउंट होते हैं, भले वो 20 रन हो जो टीम को जिताएं, या आउट जो टीम को जिताएं। हमें टीम को जिताने वाले खिलाड़ी चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक। और हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी यही बनना चाहिए। अब आपने एक फिटनेस टेस्ट शुरू कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ कितना एक टैलेंटेड बच्चे मैं देख रहा हूँ, ग्रेड 2 में है, थोड़े थोड़े मार्जिन से आप उन्हें फिटनेस में टेस्ट फेल कर रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होता, स्किल ऊपर होती है। क्रिकेट में जो स्किल होती है ना, अगर आप स्पिनर हैं तो स्किल पहले ऊपर होती है, ये फिटनेस जरूरी है, सुनील फिटनेस खेलने के गावस्कर लिए भी इसको जरूरी है। सुनील गावस्कर भी इसको कई बार कह चुके हैं। अच्छा फवाद भाई, नाउ कमिंग टू द प्लेयर्स, मैंने रिजवान की भी बात की, हम जरा और थोड़ा से जो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे, उनकी बात कर लेते हैं। सऊद शकील, एक डिसमिसल जो मुझे इनका याद आ रहा है, वैसे तो सारे डिसमिसल ही याद है, एक वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, ठीक है, एक ऐसी बॉल, और वो भी फुलर, कि जिसको ज़रूरत नहीं थी। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, खामखा चम्मच लगा दिया आपने और आप आउट हो गए। अच्छा, बाबर आजम 47 करने के बाद एक ऐसा शॉट मारते, शॉट में इट वाज अ चेक शॉट टाइप, ठीक है, वो समझ में नहीं आया कि बाबर आजम नाहिद राना से डरता है। आई कांट अंडरस्टैंड दिस। थर्ड थिंग, जो हम रिजवान की हम बात कर ही चुके हैं, तो ये वो तीन, और शान मसूद तो खैर वो चल ही रहा है, उनका बैट पैच, वो जहां बल्ला लगा रहे हैं वहां पे आउट हो रहे हैं। ये बड़े 4-5 प्लेयर्स अगर इस तरह, और इवन सलमान अली आगा, क्या वो शॉट उस वक्त रिक्वायर्ड था, वो जो बैकवर्ड पॉइंट पे जाके पीछे कैच आउट हुए हैं इनके हाथों? तो हमारा माइंडसेट क्या है भाई टेस्ट के लिए? फैसल, ये जो वाइड बॉल की क्रिकेट है ना, आपके अंदर वो पेशेंस ही नहीं रहता। वो शॉट सिलेक्शन में आप गलती कर जाते हैं, क्योंकि लंबी इनिंग्स खेलनी होती है। सऊद आया था जब टेस्ट का आइडियल प्लेयर था, सब कह रहे थे फ्यूचर कप्तान मिल गया पाकिस्तान को। फिर जब वाइट बॉल के साथ उसने ओपन और शुरू किया खेलना, देखिए यहाँ क्रिकेट बोर्ड की भी ज्यादती है। मुझे लगता है कि जब आपने रेड बॉल क्रिकेट को सीरियस लेना है, तो फिर इन लोगों को इतने पैसे जरूर दे दें कि ये इज्जत के साथ
यही खेलते रहे, वाइट बॉल ना खेलें। अब आपको भी तो फाइनेंशियली उनको कहीं ना कहीं तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। अब आप अगर उतने पैसे नहीं दे रहे तो फिर वो वाइट बॉल क्रिकेट फवाद भाई, खेलेंगे। मेरा आपसे इस पे एक आर्ग्यूमेंट, रिस्पेक्टफुली मेरा आपसे इस पे एक आर्ग्यूमेंट है। वो जो दूसरा ओपनर है इंडिया का, लंबा सा बच्चा जो है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जो मिचेल स्टार्क को जिसने गोलियां कराई थी, वो अभी आईपीएल भी खेल रहा है। सूर्यवंशी, जायसवाल की बात कर रहे हैं। जायसवाल, वो टेस्ट टीम में भी है, वो अभी आईपीएल भी खेल रहा है। वो आईपीएल की तरह खेलता है, वो टेस्ट की तरह खेलता है। वो बड़ी इनिंग्स, वो इंग्लैंड में सेंचुरी कर चुका है, वो डेब्यू पे है, वो ऑस्ट्रेलिया में कर चुका है। ये सऊद शकील के बहुत बाद का बच्चा है। ये सऊद शकील तो 10 मैचेस में कितनी फॉर्मिडेबल परफॉर्मेंस रही है। सो माय क्वेश्चन इज, फवाद भाई, कुछ अंदर की खबरें मुझे भी हैं, मेरे लड़के, आपके लड़के, आर दे नॉट मेंटली फिट? ये इशू आ रहा है यार। मेंटली से ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा क्रिकेट है। मैं फिर वही कहूंगा कि रेड बॉल का पूरा सीजन खेलना बहुत जरूरी है। अब ये जितने आपने नाम लिए, इतने बड़े प्लेयर हैं। पिछले जमाने में ये प्लेयर सारे इंग्लैंड जाके काउंटी क्रिकेट भी खेलते हाँ। थे कि फर्दर अपनी रेड बॉल क्रिकेट को आप बेहतर कर सकें। बट ये तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। तो अब इस पे मैं मतलब अल्फाज नहीं है फैसल। बात सारी है कि क्रिकेट बोर्ड को ही कोई ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी अगर रेड बॉल में थोड़ा सा भी इज्जत अपनी रखनी है पाकिस्तान की। क्योंकि जब से पाकिस्तान बना, होता है ना कि मुल्क बनता है, टीम हल्की होती है। आप सोचे 70 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में सबसे कमजोर तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बहुत टीम की। ज्यादा। इससे ज्यादा कमजोर कभी नहीं रही। तो आपको सोचना पड़ेगा, आने वाला सीजन है, आपको सख्ती करनी पड़ेगी कि जी जो रेड बॉल खेलेगा वो व्हाइट बॉल नहीं खेलेगा। खत्म हो गई बात। अब जिसने व्हाइट बॉल खेलनी है तो वो रेड बॉल नहीं खेले और वहां जाए। ये ओके, सख्ती से आप कर दें, आपसे वैसे ही सारा कुछ साफ हो जाएगा। जो जिसने नहीं खेलनी नहीं खेलनी। लेट्स सी आपकी ये तजवीज़ जो है वो किसी के कान में पड़ती है और वो उसको सीरियस लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। बहुत शुक्रिया, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़बू हाली पे गुफ्तगू कर रहे थे और जितनी भी इस पे बात की जाए कम है। आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की कोई B स्ट्रिंग C स्ट्रिंग की टीम आ रही है। हो सकता है कि हम उसको हरा दें, हो सकता है हम उसको 3-0 वाइट वॉश भी कर दें और उसके बाद ये जो सिलेट और मीरपुर का दाग है इसको तो हम भूल ही जाएंगे। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। It is that time of the show जहां पे हम बात करेंगे ईद कुर्बान की। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और पूरी दुनिया इस वक्त ईद की तैयारियों में लगी हुई है। उसी तरीके से पाकिस्तानी भी ईद की तैयारियों में लगे हुए ही हैं। तो कुछ ही दिन रह गए हैं अब, लेकिन मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है और ये जो भाव ताव का मामला है ना, ये इस वक्त सबसे ज़बरदस्त है। कहा यह जाता है कि भी ख़वातीन जो है जब वो जाती हैं मार्केट वगैरह और वो कपड़ों पे भाव ताव कर रही होती हैं, उनसे अच्छा कोई बार्गेनर नहीं होता। लेकिन आपने अभी मर्दों को जानवर पे भाव ताव करते नहीं देखा। तो बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान इस वक्त मौजूद है और इसी तरह की कोई सिचुएशन देख रहे हैं। काशान, ओवर टू यू। ज़रा बताइए कितने लोग आ रहे हैं और जितने लोग आ रहे हैं उतने जानवर जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल देखें, ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए। खरीदारों की जानिब से मवेशी मंडियों का रुख कर लिया गया है। मैं इस वक्त लियारी की मकामी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर बकरे भी मौजूद हैं। खरीदार पहले इनसे बात करते हैं, व्यापारी से। इस बकरे का क्या रेट मांग रहे भाईजान इसके 1.5 लाख मांग रहा हूँ। 1.5 लाख जी, जी। कितने में दोगे बकरा? फाइनल 1.20 में दे देंगे। नस्ल क्या बकरे की, ये भी ज़रा बताना। ये कामोरी नस्ल है। कामोरी जी 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 भाईजान। और ये सारे बकरे जो छोटे बकरे यहाँ पर, इनके क्या रेट है? इसके अलग अलग दाम है, 50 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं, ऐसे इस दाम के। जी जी। चलो भाई, कामोरी नस्ल का बकरा भी है। खरीदार भी मौजूद है। कब से मंडी के अंदर आए, कौन सा विजिट है आज आपका? आज हमारा 4था विजिट है इधर। इस बकरे का क्या रेट लगा? इस बकरे के मैंने इसको 80,000 रुपये लगाए, अच्छा, लेकिन ये 1.20 पे अटका हुआ है। दे दो ना 80,000 रुपये में, क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं भाईजान, इतने का तो खरीद भी नहीं, खरीद से भी ये बहुत कम लगा रहे तभी। अच्छा, कितने में दोगे फाइनल, ये बता दो। फाइनल 1.10 इसके लिए हो जाएंगे भाई के लिए। 1.10 भाई, ये 1.10 बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? अब ये गुंजाइश से नहीं है ना हमारी। अब अगर गुंजाइश होती तो लाख का भी ले लेते हैं। अभी अमीर आदमी थोड़ी हैं हम, जो कार से उतरेंगे लाख बोलेगा तो लाख ही दे देंगे। चलो इस बकरे को छोड़ो, इन बकरों का सौदा करा दें। इन बकरों का सौदा क्या मांग रहे हो इस बकरे के? भाई को वजन वाले चाहिए, 20 बकरों के तो 40-40 दे दो भाई। 10-10 किलो तो उसमें गोश्त है, निकलेगा। सही, अब क्या कहना चाहोगे? बॉल न्यूज़ की तवज्जो से सौदा करवा रहे हैं, कितने में दोगे ज़रा ये बता दो। ये 3500 से लगा दी, अब देने वाली बात करो बस। फाइनल करो। ये बस अभी भाई को बोल दिए 35 से कम नहीं होंगे। भाई यार कुछ गुंजाइश बढ़ाओ। ये 25-25 के देता है तो मैं ले लेता हूँ 3 इसमें से। आपको भाई क्या मिलेंगे? मुर्गी के बच्चे मिल जाएंगे भाई आपको। अच्छा,
चला देने वाली लगा बात लो करो, ना, ये करो। 3 काटूं, ये 1 काटूं तो 75,000 उसके बनते हैं, 80,000 मैंने इसके लगाए, तो गलत थोड़ी लगाए आपको मैंने। चलो 30 कर लेते हैं, सही है, 30 में ले लो। नहीं 30 में तो महंगे हो जाएंगे, गुंजाइश नहीं है ना। चलो 30 में फाइनल कर लेते हैं, सही है, 30 में। ठीक है, आपने बोल दिया बस। ये 3 बकरों का हो गया 30,000 रुपये। इस बकरों के ये पहले दिखा दे नाज़रीन को, ये बकरों के रेट जो इन्होंने 50,000 रुपये बताए थे। जब बॉल न्यूज़ यहाँ पे कवर करने के लिए आया, हमने इनकी जो बार्गेनिंग कराई है, सौदा करा दिया। एक बकरा जो है 30,000 रुपये में डन हो गया है, और ये भाई जो है 3 बकरे यहाँ से लेके जा रहे हैं, सही है? जी भाई, बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने इधर सौदा करा दिया, नहीं तो ये तो हमारी खाल उतार रहे हैं। चले भाई, आपने देखा कि भाई ये भी खुश होगा, खरीदार भी खुश है और व्यापारी भी खुश है। ईद कुर्बा में देखें चंद रोज़ बाकी रह गए, बड़ी तादाद में मुल्क भर से मवेशी जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और ऐसे में खरीदार जो है उनका भी रश बढ़ गया, और मवेशी मंडियों में रौनक जो है वो दोबारा हम देख रहे हैं कि रौनक बहाल भी हो मैं कहता हूँ काशान, इस पे आपको तमगा मिलना चाहिए जो आपने फौरन 1.5 से और फौरन 30 पे 3 दिलवा दिए। क्या बात है, हम भी आ रहे हैं, ज़रा करा देना हमारा भी सौदा भाईजान। कराची में तो 1.5 लाख के बकरे मिल रहे हैं, तो चलिए आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, कराची से कंदकोट। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ भी क्या 1.5 लाख के जानवर चिपकाए जा रहे हैं लोगों को। हमारे नुमाइंदे जावेद मलिक के यहाँ पे मौजूद हैं। जावेद, ज़रा बताएं कंदकोट में क्या रेट्स चल रहे हैं इस वक्त, खरीदार क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में मवेशी मंडी की रौनक बहाल होना शुरू हो गई है। मैं इस पर मौजूद हूं कंदकोट इंटर साहिब में वाक़ मवेशी मंडी में, जहां आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में मवेशी मौजूद है। खरीद और फरोख्त और भाव का सिलसिला जारी है। खरीदार मौजूद आइए, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आई है, तो हम मवेशी मंडी में आए हैं जानवर खरीद करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए। लेकिन जो रेट हैं वो पहले की तरह अभी तो दुगने रेट बढ़ गए हैं। जो पहले साल 1.5 लाख में था, तो अभी तो 2-2.5 लाख रुपए मिल रहा है। जो 2 लाख रुपए था, तो अभी 3 लाख रुपए मिल रहा है। बड़ी महंगाई हो गई है, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, लेकिन कुर्बानी भी करनी है। हम बहुत परेशान हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो महंगाई पे कंट्रोल करें, ताकि हम आसानी से कुर्बानी कर सकें। जी बिल्कुल, आपने खरीदार की बात तो सुनी, उनका यही कहना है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ मवेशी के भाव ताव का सिलसिला जारी है। हर किसी को अपने मनपसंद का जाना चाहिए। देखते हैं चलें, कि क्या कंदकोट में तो आप हमें अपडेट कर रहे थे, तो वहाँ की ये सूरत हाल है। तो इस वक्त कराची से लेके कंदकोट क्या खैबर तक लोग जो हैं अपना मनपसंद जानवर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कोशिश में कामयाब हो रहे हैं और कुछ कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये कोशिश तो वैसे यकीन करें कि ईद के पहले दिन तक जारी रहती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानवर नहीं मिलता है, तो फिर वो थोड़ा सा डिले करते हैं और अपने हिसाब से मामला जो है लेके चलने की कोशिश करते हैं। विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और उसके बाद जब हम हाजिर होंगे तो आपको ये बताएंगे कि ये जो चाय है पाकिस्तानियों के लिए ये क्या अहमियत रखती है। आफ्टर दिस ब्रेक, वर्ल्ड टी डे। शायद से माजरत के साथ क्या है आपकी राय, हो जाए फिर चाय? पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानी तो फिर आप छोड़ ही देना, क्योंकि चाय के आलमी दिन के मौके पे आपको तो पता है कि टी इज़ फैंटास्टिक वाला जुमला आज तक हमारे जहनों में, आज तक वो जहाज़ों की घनगरज चल रही है। टी इज़ फैंटास्टिक वाले जुमले के पीछे वो वाक़या अब रहती दुनिया तक ये जो है वो याद ही रहेगा। वो 2019 में, यू ऑल नो, पाक फ़िज़ाई ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में जो अभिनंदन साहब को गिरफ़्तार हमने किया था, जिस पे वहाँ फिल्में बनाई जा रही हैं किसी तरीके से। अक्षय कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से हीरो बन के निकल जाए उसमें, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये मामला हुआ उसमें भी विनर कौन रही? ये चाय। तो ये जो चाय है पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में इसका दिन मनाया जाता है। वेल, टॉकिंग पाकिस्तानीज़, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, एंड दैट आर बिफोर इंट्रोड्यूसिंग माय एस्टीम्ड गेस्ट। हम पाकिस्तानी 2.5 लाख मेट्रिक टन चाय साल में पी जाते हैं, और यानी कि एक बंदा पर कैपिटा 1.5 किलो तक चाय जो है वो कंज्यूम कर जाता है। अब ये लिक्विड वाली चाय 1.5 किलो नहीं, सिर्फ पत्ती जो है उसके हिसाब से हम 1.5 किलो से 2 किलो चाय पूरे साल में कंज्यूम कर जाते हैं। और 98% पाकिस्तानी जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें चाय का दौर तो चलता ही रहता है। तो ये जो चाय है ये इतनी बुरी नहीं है, जो कि एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई चाइना में, और उसके बाद कीनिया का वो इश्तहार आपको याद है, कीनिया के बागात से आई एक सौगात, एवरीवन रिमेंबर्स दैट। और अब चाय जो है वो मुख्तलिफ अब शक्लें इख्तियार कर रही है, जिसमें चॉकलेट चाय होती है, जिसमें कश्मीरी चाय होती है, जो कि कश्मीरी यहाँ कराची में आपको बस वो शरबत बना के दे देते हैं, वो कश्मीरी चाय कम और वो रमज़ान वाला शरबत ज़्यादा हो रहा होता है। चाय को कैसे हम फ़ायदेमंद बना के पी सकते हैं
और चाय को कैसे बना के कंज्यूम कर रहे हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सिद्रा रज़ा आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। आई होप यू लाइक द टी I love the बिकॉज टी इज फैंटास्टिक। आई कैन अंडरस्टैंड, आप तो चाय के लिए श्रीलंका चली गई, तो आगे बंदा इससे क्या ही बात करे। बट ऑन दिस डे चाय सबके यहाँ चलती है, एक सुबह एक शाम। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक सुबह एक शाम काफ़ी है या हमें इससे कम या इससे ज़्यादा पीनी चाहिए? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं मैक्सिमम लिमिट को खींच के बात करूं तो कॉफ़ी दिन में 2 कप्स तक लेना इज़ फाइन। और अगर मैं चाय की बात करूं तो दिन में 3 to 4 कप्स चाय टू द मैक्स इज़ ओके। इससे ज़्यादा कंज्यूम ना की जाए तो अच्छा है। और लोग ये कहते हैं कि चाय अच्छी नहीं होती। चाय के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चाय के जो रंग निकलता है, जो एक ख़ास टिपिकल रंग होता है जब हम कहवा बनाते हैं, वो कहवा आपके अंदर पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं विच इज़ गुड फॉर लाइक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, विच इज़ गुड टू फाइट जो जिसम में तोड़ फोड़ का नेचुरली अमल चल रहा होता है, वो उस तोड़ फोड़ की प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। स्टडीज़ हैव शोन कि जिन लोगों के अंदर कॉफ़ी का रुझान ज़्यादा है या चाय का, उनके अंदर प्री मेच्योर डेथ्स का रिस्क 40% कम हो जाता है। और अगर मैं सिर्फ कॉफ़ी की बात करूं तो कॉफ़ी आपकी टाइप 2 डायबिटीज़, आपके फैटी लिवर, आपके हाइपरटेंशन, इन सारे डिजीज़ में भी इट्स वेरी नाइस। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक अगर मैं वोट करूं तो ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, कॉफ़ी दे आर सुपीरियर। लेकिन अगर हम जो नॉर्मल रेगुलर चाय ले रहे हैं, इसमें हम जो गलतियां करते हैं जिससे वो चाय हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं टी वाइटनर से चाय को प्रमोट नहीं करती, बिकॉज टी वाइटनर की चाय आपको पेट के मोटापे को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, प्लस एट द सेम टाइम उससे आपके जिस्म की गंदी वाली चिकनाई के लेवल्स अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट कंज्यूम करें, ज़्यादा टी वाइटनर डालें तो वो बढ़ सकते हैं। दूसरा चाय में, अच्छा तो फिर दूध कौन सा डालें? कम मलाई वाला दूध जो घर पे होता है, चाहे आप डब्बे वाला लो या खुला लो, मलाई हटा हुआ दूध से वो बहुत लाइक यू कैन यूज सेफली। दूसरा कल्प्रिट है चीनी। अब अगर मैं दिन में 2-3 कप चाय या कॉफ़ी पी रही हूँ, बट इफ़ आई एम टेकिंग शुगर, तो वो शुगर मेरी कैलोरी इनटेक को बढ़ाएगा, ऑब्वियसली वो मेरा वेट गेन कराएगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट हैव डायबिटीज़ बट आई लव टी एंड कॉफ़ी, बट इफ़ आई टेक इट विद लाइक स्वीटनर, जो डायबिटिक स्वीटनर्स होते हैं, it's fine if I'm like to like if I can take the company name, Splenda है, Stevia हो गया, ये सब चीज़ें ठीक हैं। चीनी, गुड़ आपको सेम कैलोरीज दे रहा है, तो लोग ये नहीं कहें कि अच्छा मैं गुड़ चाय में मिला रहा हूँ तो अब नाउ माई चाय इज़ वेरी गुड। वो दोनों इक्वली वो दे रहे हैं, तो चीनी को रिप्लेस कर दिया। थर्ड प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो हमारे, जब हम कॉफ़ी, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कॉफ़ी बार्स एंड कॉफ़ी शॉप्स जिसमें आप जाते हो, वहाँ पर जब आप कॉफ़ी मंगवाते हो तो वो पूरा विप्ड क्रीम and then they add the different syrups like vanilla syrup, hazelnut syrup। आपको ये लगता है कि आपने almond, yes, मगर आपको ये लग रहा होता है okay if I am asking for almond chai coffee or hazelnut coffee, I am getting the actual one, but it's a syrup, it's the hidden form of sugar which is leading to मेरा काम था हकाइक को वहाँ पे प्लीज बताना। You're not breaking, you're building the hearts, yes, you're saving them। तो वो वाली कॉफ़ी जो है वो इट्स नॉट सेफ। हाँ, अगर आप जा रहे हो, आप अमेरिकानो जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो आप ले सकते हो, या मे बी जो नॉन फ्लेवर्ड चाय कॉफ़ीज़ की सिलेक्शन है दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, वो ले सकते हो। अच्छा, पठान वाली चाय लोग ये ले रहे होते हैं, लेकिन पठान वाली चाय में भी अगर आप चीनी ना डलवाओ, ठीक है, पठान वाला तो मलाई भी एक्स्ट्रा डाल रहा होता है। आई हैव सीन कुछ, जब आप दूध पत्ती बोलते हो, पत्ती में पीछे से आई सॉ हिम एडिंग लॉट्स ऑफ मलाई, जिससे वो आई स्वेयर बहुत मज़े की बनती है। मगर वो जो उसका हेल्थ बेनिफिट्स हैं, नशा ही कुछ और होता है। हाँ, जिसने चाय का दुख ना समझा उसने क्या समझा। नाजरीन, मामला जो है वो ये दुखी नहीं है खैर, लेकिन अंडरस्टैंड वो लोग कर सकते हैं जो ढाबे में बैठते हैं, चाय को पीना इज फाइन। फिर अब ढाबा कंपनी वो सब, मैं अब जरा उस पे आ जाते हैं। यू नो, हमारे कराची में खास तौर पे ढाबा कल्चर बहुत ज्यादा है, अब तो मॉडर्नाइज्ड ढाबे हो गए हैं, लेट नाइट सिटिंग्स एंड कोयटा उन्नाबी होटल से अब हम शिफ्ट कर गए हैं टुवर्ड्स द दीवारीज एंड यू नो चाय दीवार, यस। सो वहाँ पे जो चाय मिलती है, चॉकलेट चाय, अब तो पता नहीं क्या क्या मिल रही है, फ्लेवर्ड एंड ऑल, ठीक है, कितनी सही है वो? मैं उनको इनकरेज, वंस इन अ ब्लू मून यू वांट टू हैव अ टेस्ट चेंज, तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन गो फॉर दैट। मगर अगर आप एक फ्रीक्वेंट चाय इनटेक कर रहे हो और आपने ये सारी चीज़ें नहीं, तो देन यू आर एट रिस्क ऑफ
type 2 diabetes, you are at risk of fatty livers, you are at risk of abdominal obesity. उस फॉर्म में फिर चाय को नहीं Okay. लेना। अच्छा, हाँ, चाय में बहुत अच्छा बनाने के लिए इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप। इफ़ यू रियली वांट टू इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल ऑफ योर चाय, ऐड देसी अदरक, ऐड साइलोन सिनेमन जो होती है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, वो आप चाय में डाल दें। मे बी यू कैन ऐड सौंफ, यू कैन ऐड इलायची, यू कैन ऐड जो देसी जड़ी बूटियाँ। एक तो जो हर्बल चाय आपको बाजार से मिल रही है, जैसे आपको पैकेट में मिल रहा होगा पूरा टी मिक्स, दे आर लीडिंग कंपनी, जो आप डालें टी मिक्स और उसमें आप गर्म पानी डालें, दैट इज़ नॉट रियली कंपेरेटिबल टू द ओरिजिनल जो घर की आप मसालों से डालकर आप चाय को डाल सकते हैं। यू कैन ऐड देसी अदरक ऑल्सो। तो ये है कि व्हेन यू आर हैविंग सोर थ्रोट एंड यू रियली वांट टू सूद दैट, और वंस इन अ वाइल अगर आपने अदरक चाय में डलवा दी तो इट्स अ गुड एडिशन। अच्छा, अब ज़रा क्योंकि आपने ये ऑफ द रिकॉर्ड एतराफ़ कर ही लिया है कि आप किस चाय की सबसे ज़्यादा फ़ैन हैं और बहुत सारे लोग उसी चाय के फ़ैन हैं, देयर आर सर्टन रिपोर्ट्स कि भाई उसमें मिलावट एंड पता नहीं क्या बुरादा डाल देते हैं ऑल सो, और पता नहीं कितने सारी जगहों पे वो चीज़ मिल रही है, ये कितना नुकसानदेह है? आई हर्ड कि जो पठान की चाय है उसमें ना कुछ आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, मगर उसमें कुछ ऐसे एडिक्टिव्स हैं जिसकी वजह से ना आपकी पठान की चाय की ना आपको एक अंदर से एक लॉट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल क्रेविंग होने लगती है कि वो जायका आपको घर में नहीं आता जो उधर आता है। मगर मैं ये कहती हूँ कि देखिए आप पाकिस्तान में हैं, द बेस्ट कंट्रोल आई कैन डू इज़ कि मैं एक अच्छी बेस्ट ऑफ द कंपनी की चाय ले लूँ, रादर देन कि मैं एक खुली पत्ती चाय लूँ जो दुकान पे आपके जो मसालों वाली दुकान पे खुली चाय मिल रही होती है, बिकॉज उस पर कंटेमिनेशन, लेड कंटेमिनेशन जो आजकल हल्दी में भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब that's what I can do is ना I can get a good company, pay a little higher price, I know they are packing it in a good way, एक अच्छा वो मिल रहा है। Now बहुत सारे लोग कहते हैं गर्मी में चाय जो है ना, अगर गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, चाय तो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। दो सिर्फ चाय की कीमत तुम क्या जानो बाबू। गर्मी में चाय ठीक रहती है, ठीक नहीं रहती है, इज़ इट अ वेदर थिंग या फिर इट्स ओके? देखो, इसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जिसका मतलब है कि कुछ खाने लेने के बाद आपको ना गर्मी बहुत ज़्यादा आने लगती है, जैसे पाए निहारी, और आपने कोई बहुत हैवी ग्रीसी ऑयली चीज़ खाई तो चाय से वो इफेक्ट आता है। मगर आई विल से व्हेन समबडी सेज, आई से जस्ट शट अप एंड I'll have my चाय रिगार्डलेस कि जितनी गर्मी है, एंड दे आर लाइक, तो जो चाय के शौकीन होते हैं उनको गर्मी सर्दी से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। चाय से कुछ जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है और आप कॉन्स्टेंटली ऐसी मेडिसिन पे हैं जो आजकल बहुत कॉमन है कि आप खाने से पहले तेज़ाबियत की गोली लेते हैं, आप खाने के बाद चाय ना पिए, उन लोगों के लिए एडवाइस। प्लस अमूमन लोग हमारे यहाँ एनेमिक हैं, ठीक है, तो एनीमिया की वजह से चाय अगर खाने के साथ ली जाए तो चाय और खाने का आयरन इंटरैक्ट करते हैं, तो चाय आपके खाने से आयरन की एब्जॉर्प्शन को मुतासिर करती है। सो हमारे बुजुर्ग हजरात जिनको बहुत आदत है खाने के बाद चाय पीने की, आई ऑलवेज से कि खाने के 2 खानों के दरमियान में चाय लें, ठीक है। दूसरा, अगर आपको हार्ट बर्न, सीने में जलन और खट्टी डकारें, आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप चाय को अगेन अवॉइड करें। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें इंसोमिया है, जिसका मतलब है हम सुकून से रात नहीं सो पाते, हम बार बार जागते हैं या हमें एक साउंड स्लीप नहीं आती है, उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि सोने से 4 से 6 घंटे पहले आप चाय कॉफ़ी ना लें, शाम की चाय पी लें बस, ठीक है। अच्छा शाम, हाँ। अच्छा, क्योंकि मैम आप मौजूद हैं, हाँ, तो आप भाई आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा हम, क्योंकि ईद कुर्बा भी है, हाँ, वी आर टॉकिंग, तो चलें वो विश भी पूरी हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ईद कुर्बा नियत का नाम है, हमारे लिए फ्रिज भरने का नाम है। ऑलराइट, इस साल बहुत गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, सो फ्यू एडवाइसेस, हम इस पे हर साल बात करते हैं बट इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मानने वाले कहाँ ही मानते हैं। फ्यू एडवाइसेस फॉर दिस ईयर, खासतौर पे जो वेदर है, जितना गर्मी है उसके लिए चल रहा है, हाउ लॉन्ग कैन वी रेफ्रिजरेट दैट, एक तो करना नहीं चाहिए, बांट देना चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो हाउ लॉन्ग कैन वी फ्रीज इट, कितने अरसे तक वो हमारे लिए सूदमंद साबित रहता है विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और कितने अरसे बाद वो फिर बेकार हो जाता है? अगर मैं गुर्दा कलेजी, द बॉडी पार्ट्स, द ऑर्गन मीट्स की बात करूं, और अगर मैं उसमें ज़बान वगैरह जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनकी बात करूं, 1 से 2 दिन के अंदर आप कंज्यूम कर लें। अगर आपका पका हुआ कीमे का
खाना बन गया दावत का, उसको आप 3 दिन फ्रिज में इससे ज़्यादा ना रखें, बिकॉज बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कंटेमिनेशन की वो आती है। अगर शोरबे वाला सालन है तो 2 दिन से ज़्यादा फ्रिज में ना रखें। अगर मैं ये बोलूँ कि लोग जो पूरा साल के लिए फ्रिज को भर लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई हम तो साल भर फ्रिज में रखा हुआ है, तो होता ये कि रिकमेंडेशन ये है कि 3 से 4 महीने आप फ्रीज़ रखें, इस टू द मैक्सिमम 6 महीने, इससे ज़्यादा ना करें, ठीक है, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अब गर्मियाँ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी का वो एक लोड शेडिंग का भी सिलसिला हो सकता है। अगर अनप्लान्ड लाइट चली गई है, आप कोशिश करें कि डीप फ्रीज़र को अननेसेसरीली ना खोलें, फ्रीज़र को जहाँ पे गोश्त स्टोर है, ताकि वो कूलिंग जितनी देर तक रिटेन रहे। दिस इज समथिंग विच इज़ इन द बुक्स, आई एम सेइंग, राइट। द अदर पार्ट इज़ के आपने गोश्त को अगर थॉ करना है, जैसे गेस्ट आए और गेस्ट ने एक तो प्लान है, कल दावत है, और एक अचानक से आ गया। हाँ, अगर तो दावत प्लान है तो गोश्त को निकाल के आप फ्रिज में रखेंगे थॉ होने के लिए, और फ्रिज में निचले हिस्से पे रखेंगे ताकि, और गहरे बोल में रखेंगे ताकि वो उसकी ड्रिपिंग्स वगैरह नीचे की तरफ ना जाए। इससे फूड कंटेमिनेशन ज़बरदस्त वाली गैस्ट्रोएंटराइटिस के रिस्क आ जाते हैं। तो ये आपने करना है। दूसरा ये कि अगर अचानक से गेस्ट आ गए और आपको गोश्त फ्रीज़र में पड़ा हुआ है और अब आपने बनाना है, तो गोश्त को थॉ करने का सबसे पहला तरीका है कि आपने अर्जेंटली, या तो अगर आपके पास ऐसा माइक्रोवेव है जिसके अंदर वो सेटिंग मौजूद है तो आपने थॉ कर लिया। दूसरा ये कि गहरे पानी में गोश्त डाल के और आपने चिल्ड वाटर में उसको थॉ होने दिया, रादर देन कि आपने टूटी के नीचे रख दिया और वो सारे बेसन में स्प्लैशेस आ रहे हैं और गोश्त उसके नीचे आ रहा है, नॉट दैट वे। फिर हर आधे घंटे के बाद उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ नहीं हो। अगर आपके मेहमान घर वाले हैं और सुबह में आ गए और दोपहर में खाना बनाना है, तो फिर आपने आधे घंटे से वो ठंडा पानी डाल के उसको रिप्लेस करते जाएं, एंड देन ऑलराइट, ओके, हमारी इस पे भी बात हो गई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, एंड एडवांस में ईद मुबारक। वेल, विद दैट हम आपसे लेंगे इजाज़त। और ईद उल अज़हा ऑब्वियसली कुर्बानी इसार का नाम है, फ्रिज भरने का नाम नहीं है, तो अपनी नीयतें जो हैं उनको ठीक करें, और किसी का फ्रिज ख़राब है उसको भी ठीक करा लें। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी, कल रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।